हमारे बच्चे स्कूलों में इंफॉर्मेशन रट रहे हैं या एक्चुअली नॉलेज हासिल कर रहे हैं? क्या आप पक्के तौर पर इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ जानकारी नहीं रट रहे हैं बल्कि नॉलेज डेवलप कर रहे हैं और वो जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। और आज हम 3 बातें जानेंगे। पहली, क्यों इंफॉर्मेशन रटना किसी काम नहीं आता बल्कि नॉलेज पर फोकस किया जाना चाहिए। दूसरी बात, हम यह कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे इंफॉर्मेशन रट रहे हैं या नॉलेज डेवलप कर रहे हैं। और तीसरी बात, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे अपना नॉलेज स्वयं से डेवलप करना सीख जाएं और दूसरों पर उनकी डिपेंडेंसी या निर्भरता कम हो जाए। उन्हें अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान को बनाने के लिए दूसरों के पीछे जाने की जरूरत कम पड़े। गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन यह थोड़ा कम हो जाए। अगर विद्यालयों से आपकी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन यह है कि वो बच्चों को मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि सिखाने के लिए बने हैं, तो यह अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है। ऐसा कहने की 2 वजह हैं। पहली वजह, यह सभी विषय इतने बड़े और फैले हुए हैं कि अगर कोई जिंदगी भर इन्हें बच्चों को पढ़ाए तो भी पूरी तरह कवर नहीं हो पाएंगे। ऐसी अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए कि विद्यालय ही सब कुछ बच्चों को सिखा देंगे। इसके लिए बच्चों को खुद से ही मेहनत करनी होगी और थोड़ा हमें बड़ों को उनके साथ मेहनत करनी होगी, उन्हें गाइड करना होगा। दूसरी वजह, समस्या और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब इन सब्जेक्ट्स को इंफॉर्मेशन की तरह बच्चों को दिया जाने लगता है। हमारे विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है। न्यूज रिपोर्टिंग क्या होता है? इसमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को लोगों को बताया जाता है, उन्हें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ही दिए जाते हैं। शिक्षण या पढ़ाना इससे कहीं ज्यादा गहरा और मेहनत का काम है। इसमें फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन का एक छोटा हिस्सा होता है। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज बोल दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि इन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को रट डालो। असल में विद्यालयों से या शिक्षक से अपेक्षा यह है कि वो बच्चों को 3 मुख्य चीजें सिखाएंगे। पहली, कॉन्सेप्ट पकड़ना, जिसे हिंदी में अवधारणा कहते हैं। दूसरा, प्रोसीजर या प्रोसेस को समझना, जिसे हिंदी में प्रक्रिया को जानना या समझना कहते हैं। तीसरा, रीजनिंग, रेशनैलिटी या लॉजिक लगा पाना, जिसे हिंदी में तार्किक चिंतन कहते हैं। आपका बच्चा नर्सरी में हो, आंगनबाड़ी हो या पीएचडी कर रहा हो, वो किसी भी कक्षा में हो और किसी भी विषय, टॉपिक, सब्जेक्ट, स्किल आदि को सीखने का प्रयास कर रहा हो, इन सभी स्थितियों में सीखने के मोटा मोटी यही 3 तरीके हैं। हां, साल दर साल इस प्रक्रिया की केवल जटिलता बढ़ती जाती है, लेकिन मूल में यही 3 होते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं उस टॉपिक का जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन की बुनियाद कहते हैं, यानी अक्षर ज्ञान, यानी पढ़ना लिखना सीखना। आप अपने बच्चे को क ख ग घ सिखाना चाहते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट या प्रोसीजर और लॉजिक क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट के हिस्से में अक्षरों को पढ़ने लिखने के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे पहली चीज, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी बात कर रहे हैं, उसको लिखा जा सकता है। सबसे पहले बच्चों के लिए यही बात जानना जरूरी है कि हमारे आवाजों को चित्र के रूप में दिखाया जा सकता है और ऐसे ही इन छोटे छोटे कागज पे बने हुए काले चित्रों को पढ़ा जा सकता है, इन्हें समझा जा सकता है। इसे हम प्रिंट से परिचय यानी प्रिंट अवेयरनेस के नाम से भी जानते हैं और यह एमर्जेंट लिटरेसी एक टर्म है जिसके अंतर्गत यह आता है। दूसरी चीज, हमारी बातचीत के लिए जो आवाजें निकलती हैं उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कमल एक शब्द है, लेकिन इसकी पहली आवाज है क, बीच वाली आवाज है म और आखिरी वाली आवाज है ल। एक और शब्द लेते हैं, आवाज। तो पहली आवाज है आ, बीच वाली आवाज है वा और आखिरी वाली आवाज है ज। हां, बीच वाली आवाज को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, व और आ, जिससे मिलकर बना वा। इसे ध्वनि से परिचय करवाना कह सकते हैं।
इंग्लिश में इसी को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहते हैं और ये टर्म है, एक शब्द है ऑर्थोग्राफिक एक्सपर्टीज, उसके अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा है। तीसरी चीज, इन आवाजों के छोटे टुकड़ों को चित्रों के माध्यम से दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। क की आवाज के लिए क का चित्र, म की आवाज के लिए म का चित्र और ल की आवाज के लिए ल का चित्र है। और इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो अक्षर ज्ञान के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है और जो हमें बच्चों को बतानी चाहिए। अब देखते हैं कि ये प्रोसीजर और प्रोसेस के हिस्से में क्या क्या आता है। तो लिखना पढ़ना सीखने के प्रोसीजर या प्रोसेस कहें कि प्रक्रिया वाले हिस्से में ये कुछ बातें आती हैं। पहली चीज, आवाजों को तोड़ना सीखना, यानी वाक्यों को शब्दों में, शब्दों को और छोटी ध्वनियों में तोड़ना सीखना। जी हां, बच्चों को यह सिखाना पड़ता है, यह बताना पड़ता है कि इसको तोड़ते कैसे हैं। राम घर गया, आवाजों को तोड़ना सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी प्रक्रिया का लॉजिक नहीं बनेगा। दूसरी बात, हर एक छोटी ध्वनि के लिए एक चित्र है जिसे हम अक्षर कहते हैं। यह पहचान करवाना पड़ता है कि भाई ये क है, ये ख है, ये ग है। देवनागरी में देवनागरी लिखने में हर ध्वनि के लिए अलग चित्र है, यानी क की ध्वनि के लिए अलग चित्र है और का की ध्वनि के लिए अलग चित्र है। तीसरी चीज, जब ध्वनि से चित्र को मिलाना बच्चे समझ गए तो उन्हें हम चित्र बनाना सिखाते हैं, यानी इन चित्रों को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे डंडा खींचना, कैसे गोला बनाना है, यानी कोई अक्षर कैसे बनेगा, यह भी प्रोसेस है जो बच्चों को सिखाना होता है। चौथी चीज, हम ध्वनियों को जोड़ना भी सिखाते हैं जिससे बच्चे नए शब्द बनाना सीखते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अन्य प्रोसेसेस लिखना पढ़ना सीखने के प्रोसेस वाले हिस्से में शामिल है। अब आते हैं लॉजिक वाले हिस्से पे। तो रीजनिंग का हिस्सा क्या है या लॉजिक का हिस्सा क्या है? हम बच्चों को यह समझाते हैं कि आप जितनी भी बातें बोल रहे हो वो सब छोटी आवाजों से मिलकर बनी है। हम बच्चों को एक पैटर्न पकड़ना सिखाते हैं जिसमें वो स्वयं से हर शब्द को तोड़ने लगते हैं। यानी आपने दुनिया के सारे शब्दों को तोड़कर नहीं दिखाया, आपने एक तरीका बताया और बच्चे को लॉजिक लगाना सिखाया कि जैसे एक शब्द टूटा है वैसे ही बाकी शब्दों को भी तोड़ो। ठीक इसी तरह जैसे एक आवाज के लिए एक चित्र है, उसी तरह हर आवाज के लिए एक चित्र होगा। अब अगर कमल की आवाज में 3 छोटी आवाजें हैं तो उसके लिए उसके चित्र में भी 3 चित्र होंगे। और यही लॉजिक लगाकर बच्चे स्वयं से नए चित्रों को आवाज के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। हाँ, इसमें समय लगता है, लेकिन एक बार बच्चे लॉजिक लगाना सीख गए तो आगे सब काफी कुछ आसान हो जाता है। यह तो हुआ भाषा का मामला। अब गणित पर आते हैं। आप बच्चों को गिनना सिखाना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि गिनने का कॉन्सेप्ट क्या है। कैसे? तो ये कम है, ये ज्यादा है, ये एक आम है, ये बहुत सारे आम हैं, ये एक है, ये ज्यादा है। जब इतने आम हो तो इसको 2 आम, 2 केला या 2 बकरी या 2 लड़की कहते हैं। फिर ये एक है, ये ज्यादा है। जब इतने हो तो इसको 3 आम कहते हैं। फिर तीनों को एक साथ रखकर 1 आम, 2 आम, 3 आम, और इसी तरह आपने गिनती के कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा हिस्सा बच्चों को बताया। सारे कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं बताते, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लेना चाहिए। लेकिन एक बार बच्चों ने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो गिनना सीखने लगते हैं। प्रोसेस में क्या बताते हैं? एक वस्तु को एक ही बार गिनना है, एक एक करके गिनना है। गिनने में भी पैटर्न है और गिनने में भी पैटर्न और लॉजिक उसी तरह लगता है जैसे अक्षर सीखने में लगा था। यानी आवाज है, उसका चित्र और उसकी वैल्यू है और सभी के साथ लागू होगा। ठीक इसी तरह पर्यावरण विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ, जैसे हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है। आप सभी सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर और लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चा यह तरीका यानी कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और लॉजिक लगाना सीख जाता है तो फिर वो कुछ भी अपने आप से सीखने के लिए लगभग स्वतंत्र हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बहुत कुछ खुद से कर पाएगा। सब कुछ इसके बाद सब कुछ उसकी अपनी क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की चाहत पर निर्भर करता है। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दीजिए। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की चाहत दोनों ही जन्मजात क्षमताएं हैं जो बच्चों को सीखने में मदद करती हैं। अब इस बात को अगर छोटे में या नटशेल में कहा जाए
तो विद्यालय से यह अपेक्षा है कि वो बच्चों को यह सिखाए कि सीखते कैसे हैं। उसे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक तोड़कर नहीं बताना है, बच्चों को यह सिखाना है कि सीखते कैसे हैं। आपने अक्सर बच्चों को क्या, क्यों और कैसे का सवाल करते सुना होगा। यह सवाल करना भी एक नेचुरल एबिलिटी यानी जन्मजात क्षमता है। प्रकृति ने ही यह क्षमता बच्चों को दी है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने जन्मजात क्षमता के बारे में विस्तार से बताया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो बच्चों की जन्मजात क्षमताओं पर ही आधारित है और उसमें आपको यह पता चल पाएगा कि बच्चों में कितनी सारी नेचुरल एबिलिटीज है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सवाल करना भी एक जन्मजात क्षमता है, यह प्रकृति ने पहले ही बच्चों को दे दी है और इस तरह प्रकृति ने पहले ही इंसान के सीखने का तरीका भी बता दिया है। कुछ भी सीखने की शुरुआत 3 चीजों से होगी, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और लॉजिक या रीजनिंग से। क्या और क्यों के जवाब में जो कुछ भी आएगा वो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे के जवाब में जो कुछ भी आएगा वो प्रोसेस होगा और लॉजिक के माध्यम से क्या, क्यों और कैसे को एक साथ इस्तेमाल करके कुछ भी करना सीखा जा सकता है। लेकिन हम बड़ों की तो आदत है कि हमें अपनी वाली ही करनी होती है। हमारा ईगो इतना ज्यादा होता है कि हमें अपने ही तरीके अपनाने होते हैं, तो हम नेचर के तरीके को किनारे रख देते हैं और अपना तरीका बच्चों पर थोप देते हैं। यह इंफॉर्मेशन का भंडार लो और रट्टा लगाना शुरू करो। हम यह भूल जाते हैं कि नेचर ने हमारे दिमाग को रट्टा लगाने से कहीं बेहतर एक तरीका दिया है। इसीलिए मैं बार बार यह कहता रहता हूं कि पढ़ाने से पहले यह समझिए या यह समझना जरूरी है कि दिमाग सीखता कैसे है, दिमाग काम कैसे करता है। अब आइए थोड़ा जानते हैं कि क्या करने से नॉलेज दिमाग में ठीक से फिट हो जाता है। नॉलेज के दिमाग में फिट होने की पहली शर्त यह है कि नया नॉलेज हमेशा पुराने नॉलेज की नींव पर ही बन सकता है। यानी यह जरूरी है कि हम जब भी बच्चों को कुछ नया टॉपिक सिखा रहे हैं वो बच्चों के पुराने अनुभव या नॉलेज से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए अक्षरों को ही लेते हैं, तो हमारे अक्षर पढ़ाने के तरीके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अचानक से एक दिन बच्चों को पूरी अक्षरमाला दिखाते हैं और कहते हैं कि इसको रट लो, याद कर लो। अब बच्चे आपसे बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि ये क्या चीज है भाई, मतलब आ से अनार, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ये है क्या, इसका उपयोग क्या है, ये क्यों बोलना है, ये कैसे बना है। बच्चे ये सवाल पूछते भी हैं, लेकिन उनके सवाल पूछने को हम उनकी बदमाशी बोलकर उनको चुप करा देते हैं। हम यह नहीं समझते कि नेचर ने दिमाग को चीजों को समझने के लिए बनाया है, न कि बिना समझे रखने के लिए। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक शब्द बोला हॉर्स शू। अब आप में से कुछ लोग इसका मतलब जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, यह शब्द सुनते ही उनके दिमाग में क्या आया, तो आपके दिमाग ने पहले ढूंढने की कोशिश की कि इसके बारे में दिमाग की लाइब्रेरी में पहले से क्या रखा हुआ है, पहले से क्या नॉलेज है। ये अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, मतलब वो शब्द लगातार आपके दिमाग में घूम रहा होगा, दिमाग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। तो भाई हॉर्स समझ में आ रहा है जिसे हिंदी में घोड़ा कहते हैं, शू समझ में आ रहा है जिसे हिंदी में जूता कहते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, घोड़े का जूता। जी हां, बिल्कुल सही, घोड़े का जूता जिसे हिंदी में नाल कहते हैं। आपने यदि अपने दिमाग के काम करने पर ध्यान दिया होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि आपके दिमाग ने पहले पूरे शब्द को समझने की कोशिश की, उसको दिमाग की लाइब्रेरी में ढूंढने की कोशिश की, फिर जब नहीं समझ में आया तो तुरंत दोनों शब्दों को तोड़कर यह ढूंढने की कोशिश की कि आप पहले से इन दोनों टूटे शब्दों के बारे में क्या जानते हैं। यानी आपने इस नए शब्द को अपने पूर्व ज्ञान में ढूंढने की कोशिश की। ठीक इसी तरह हर नई चीज के साथ होता है। एक बार और कोशिश करके देखिए, और इस बार मैं आपको शब्द देता हूं फोटोसिंथेसिस। दिमाग फिर से काम में लग गया कि इसके बारे में क्या जानते हो भाई। तो जनाब आपका पूर्व ज्ञान फोटो शब्द का अर्थ जानता है, चित्र, और सिंथेसिस का भी अर्थ जानता है, जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना या कंबाइन करना। लेकिन इससे इस पूरे शब्द का अर्थ नहीं बना, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा
और बोलूंगा कि फोटो का एक अर्थ होता है प्रकाश। जी हां, ग्रीक भाषा में फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। सिंथेसिस का अर्थ आप जानते हैं, कंबाइन करना, जोड़ना, मिलाना, यानी प्रकाश की मदद से जोड़ना। क्या जोड़ना? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और मिट्टी से पानी यानी H2O लेकर पौधे अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। यहां भी नया शब्द सुनते ही दिमाग ने पहला काम किया कि उस शब्द से संबंधित पुराना ज्ञान आपके पास क्या है, यानी नए ज्ञान के निर्माण के लिए पुराने ज्ञान को आधार बनाया गया है। नॉलेज के दिमाग में फिट होने की यानी उसे दिमाग में बैठाने की दूसरी शर्त यह है कि हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव इकट्ठा करते हैं वो वैसे का वैसा ही रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी हमने जो कुछ भी देखा, सुना, छूकर महसूस किया, सूंघा या टेस्ट किया है, हमारा दिमाग वैसे का वैसा नहीं छाप लेता है। हमारा दिमाग कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है, बल्कि दिमाग उसका अर्थ बनाने की कोशिश करता है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, और हमारे साथ वो अर्थ ही लंबे समय तक रहता है, वो इंटरप्रिटेशन ही रहती है। आप आजमाकर देख लीजिए, कोई भी चीज जो आपने देखी, सुनी, पढ़ी या अनुभव की है, वो शब्दशः वैसे का वैसा आपके दिमाग में नहीं रहेगी। उससे आपने जो समझा है, जो अर्थ बनाया, जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो ही आपके पास हमेशा रहेगा। दिमाग के द्वारा यह अर्थ बनाने की प्रक्रिया दिमाग में पहले से स्टोर किए हुए ज्ञान पर आधारित होती है, उसी के साथ जुड़ाव बनाती है। इसीलिए जब दो लोग एक ही चीज को एक साथ एक समय में एक जगह पर देखते हैं तो भी दोनों के ज्ञान में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि भले ही उस चीज को दोनों ने एक साथ देखा, सुना और अनुभव किया है, लेकिन उस चीज से संबंधित दोनों का पूर्व ज्ञान यानी कि पुराना नॉलेज अलग हो सकता है। नया ज्ञान हमारे पुराने ज्ञान से जुड़ता चला जाता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसा आपने हॉर्स शू और फोटोसिंथेसिस के उदाहरण में देखा होगा। आपको हॉर्स के बारे में पता था, शू के बारे में पता था, दोनों को जोड़कर हॉर्स शू बन गया, जिसे हिंदी में नाल कहते हैं। नाल लोहे से बनती है, यानी घोड़े का जूता लोहे से बनता है, उसे घोड़े के पैर में कीलों के माध्यम से पहनाया जाता है, आदि आदि आदि। यह आगे ही बढ़ता जाता है, यानी पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान जुड़ा, फिर वो पुराना हो गया और उसके साथ फिर कोई नया ज्ञान जुड़ा, और यह सिलसिला चलता रहता है। तो आज हमने जो बातें समझी हैं उसको एक बार दोहरा लेते हैं। दोहराना हमेशा बहुत अच्छा होता है, ये बहुत काम करता है। बच्चों को इंफॉर्मेशन मत रटवाइए, उनको यह बताइए कि सीखते कैसे हैं। यानी बच्चों के साथ जब भी काम करें तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझना, प्रोसेस जानना और लॉजिक लगाना सिखाइए। बच्चे सारे टॉपिक, विषय आदि स्वयं से समझने और करने लगेंगे। अगर आपको जानना है कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं, तो बच्चों से 3 सवाल पूछ सकते हैं। बच्चे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, बच्चे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं वो क्यों है, और वो कैसे होता है, वो टॉपिक कैसे होता है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इन 3 सवालों का जवाब बच्चे दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बच्चे सीखने के सही रास्ते पर हैं। यदि बच्चे इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बड़ी समस्या है। यह 3 सवाल किसी विशेष कक्षा और विषय तक सीमित नहीं है। बच्चे अक्षर सीख रहे हो, अंक सीख रहे हो, वाक्य बनाना सीख रहे हो, जोड़, गुणा, भाग, पानी, जल चक्र, जीव जगत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कुछ भी, मतलब कोई भी विषय या टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन सभी पर यह तीनों सवाल लागू होते हैं। क्या, क्यों और कैसे। अब आखिरी बात, कोई भी नया टॉपिक हमेशा शुरू होगा पुराने नॉलेज से। इसलिए हर क्लास में जो कुछ भी नया सिलेबस होता है वो पिछले क्लास से जुड़ा हुआ होता है। यानी पिछले क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा तो नए क्लास में समझना मुश्किल होगा। इसीलिए कहते हैं केवल उतना मत पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, सब कुछ पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई नॉलेज के लिए की जाती है, एग्जाम देने के लिए नहीं। एग्जाम एक छोटा सा हिस्सा है। तो आज की बात को यहीं पर रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। यदि इस चर्चा में कोई कमी लगी या कुछ गलत लगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि क्या कमी या क्या गलत है। और अगर चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करके आप इससे जुड़े और भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और शिक्षक साथियों के साथ साझा करें, उन्हें शेयर करें। और
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।